हेलो गाइस, माई सेल्फ बाबूलाल तंवर, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इसरोल दनाऊ बाड़मेर। आप सभी का फिजिक्स बाय BLT यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने स्थिर विद्युत और आवेश के बारे में पढ़ा था कि आवेश क्या होता है, एक प्रयोग करके भी देखा था और उसमें हमने किसी वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं ये भी समझा था। अब आवेशित किसी वस्तु को करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, उस विधियों के बारे में, और आवेशन अपन किसी वस्तु को आवेशित किया है तो करने के बाद उस वस्तु पर कितना आवेश आया है, कितनी मात्रा में आवेश आया है, उस आवेश की प्रकृति क्या है, उनका किस तरह से मापन करते हैं, ये सब अपन इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो हम इस वीडियो में मुख्यतः आवेशन की विधियां और आवेशन मापन यानी विद्युतदर्शी उपकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आवेशन करने की विधियां, तो आवेशन करने की विधियों का अध्ययन करने से पहले अपन आवेशन क्या होता है इस प्रक्रिया को समझेंगे कि किस प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं, आवेशन का मीनिंग क्या है। तो आवेशन का अर्थ है कि किसी भी वस्तु को आवेश देना, किसी भी वस्तु को आवेश देना या उस वस्तु में आवेश को प्रेरित करना क्या कहलाता है, आवेशन। आवेशन यानी किसी वस्तु को आवेश देना या उस पर आवेश प्रेरित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। अपन कोई वस्तु है अपने पास और उस वस्तु पर अपन आवेश देना चाहते हैं, उदासीन वस्तु है और उस पर अपन आवेश देना चाहते हैं, तो उसको आवेश किस तरह से दें। अपने पास वस्तु उदासीन वस्तु, उस पर आवेश 0 है तो उसके अंदर अपने आप प्रेरित कैसे करें, क्योंकि आवेश संरक्षण नियम में हमने क्या पढ़ा था, आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आवेश किस प्रकार से देंगे, तो जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु को आवेश देते हैं वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आवेशन। और आवेशन की इस प्रक्रिया की इस वीडियो में अपन इनकी विधियां पढ़ेंगे। तो आवेशन एक वस्तु को अपन किस किस प्रकार से कर सकते हैं, उससे पहले अपन समझेंगे कि अपन जिस पदार्थ को आवेशित कर रहे हैं या जिस पदार्थ को आवेश दे रहे हैं या स्थानांतरित कर रहे हैं या उसमें आवेश प्रेरित कर रहे हैं, तो वो पदार्थ कितने प्रकार के, वो पदार्थ कौन सा है, इस पे भी निर्भर करता है। इसलिए पहले अपन थोड़ा सा बेसिक इसका बैकग्राउंड या इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं कि आवेशों के प्रवाह के आधार पर द्रव्य यानी पदार्थों का वर्गीकरण कितना है। आवेशों के प्रवाह के आधार पर द्रव्यों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है, क्योंकि अपन जिस किसी भी वस्तु को आवेश देते हैं तो वो उस वस्तु को आवेश वो कैसे ग्रहण करता है, उस वस्तु में अपने आप आवेश अगर अपन प्रेरित करते हैं तो कैसे होता है। इससे पहले अपन ये समझें कि आवेश के प्रवाह के आधार पर द्रव्य यानी पदार्थों का वर्गीकरण। तो आवेश के प्रवाह के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है। उसमें पहला अपना चालक। चालक यानी वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है, यानी अपन किसी वस्तु को आवेश दे रहे हैं और उसमें आवेश आसानी से चला जाता है, उनको क्या कहते हैं अपन, चालक। अर्थात इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इन्हें चालक कहते हैं। इनका मुख्य गुण होता है कि जब इन चालकों को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अपने जो कोई वस्तु उसको अपन आवेश दे रहे हैं, वो वस्तु चालक है तो उसका आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाएगा, अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा, पूरी उसकी चालक की जो सतह होगी, पृष्ठ होगी, उस पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये इस चालक पदार्थों का मुख्य गुणधर्म। तो इस तरह के अगर कोई पदार्थ अपने पास उसको अपन आवेश देंगे और अंदर देने की कोशिश करेंगे तो अंदर नहीं जाएगा, आवेश कहाँ रहेगा, उसके पृष्ठ पर। तो ये आवेश के प्रवाह से किसी वस्तु को आवेशित करने से पहले अपन को जानना। दूसरा है अर्धचालक या कुचालक। दूसरा है अपना कुचालक। कुचालक का आप दूसरा शब्द अचालक भी बोल सकते हैं इसको, कुचालक या अचालक। ये वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। इन पदार्थों में आवेश है वो आसानी से नहीं दे सकते अपन।
आसानी से आवेश का स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं, वे कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों की एक विशेषता होती है कि जब किसी कुचालक या अचालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके आयतन में जहाँ दिया जाता है वहीं रहता है, जहाँ देंगे वहीं विद्यमान रहता है, कुचालक कहलाता है। चालक में क्या था, ऊपर वाले में हमने देखा था, चालक को अपने आवेश दिया था तो वो कहाँ आ गया, उसके पृष्ठ पर। जबकि कुचालक पदार्थों को अपन आवेश देंगे तो आवेश कहाँ जाएगा, उसके आयतन में। जैसे ये अपनी कोई वस्तु है और इस वस्तु को अपन अगर आवेश देते हैं तो वस्तु के सतह पर आवेश आ जाएगा। अगला है तीसरा अर्धचालक। अर्धचालक यानी चालक और कुचालक के बीच वाले पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें आवेशों के प्रवाह की दर चालक और कुचालक पदार्थों के मध्य होती है। इन पदार्थों के आवेशों के प्रवाह के आधार पर अपन को ये जानना था कि अब जो प्रकृति में पदार्थ है अपन उसको आवेश तो दे रहे हैं, लेकिन वो पदार्थ कितने प्रकार के हैं। बाकी इन पदार्थों का अपन अध्ययन जब इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट पढ़ेंगे उसमें विस्तार से करेंगे कि चालक को दिया गया आवेश पृष्ठ पर क्यों आता है, कुचालक को दिया गया आवेश उसके आयतन में क्यों रहता है। इन तमाम कारणों की जानकारी अपन आगे सिलेबस पाठ्यक्रम में करेंगे। तो ये अब थोड़ा सा जानना जरूरी था। अब अपन पढ़ते हैं कि किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, आवेश देते हैं तो आवेशित करने की विधियाँ। आवेशित करने की विधियाँ मुख्य रूप से 3 हैं। किसी वस्तु को 3 तरह से आवेश दे सकते हैं। एक तो उस वस्तु को घर्षण के द्वारा आवेशन कर सकते हैं, दूसरा चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन कर सकते हैं, और तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन। तो किसी भी वस्तु को आवेशन करने की 3 विधियाँ हैं। कौन कौन सी? पहला घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा चालन द्वारा आवेशन, और तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी किसी वस्तु को अपन आवेश स्थानांतरण कर रहे हैं, उसको आवेश दे रहे हैं तो 3 तरह से दे सकते हैं। उनमें पहला अपना घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन, तो घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण जिस तरह से घर्षण कब लगता है, बल 2 वस्तुओं की सतहों के मध्य अपेक्षित गति के कारण जो घर्षण बल लगता है, तो वही घर्षण शब्द यहाँ है। यहाँ क्या होगा कि घर्षण करेंगे तब वस्तु क्या हो गई, विद्युत में हो जाएगी। जिस तरह से हमने देखा था पहला वीडियो में, पहले ही प्रयोग में, कि एक कांच के कंगे को अपन कागज के टुकड़े के पास लेके गए थे, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसी कांच के कंगे को बालों में हमने रब किया था और फिर लेके गए थे, तब उस कंगे ने कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया था, और कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया था तो वह कंधा में क्या हो गया था, आवेश आ गया था, अर्थात विद्युत में हो गया था, और विद्युत में होने की घटना ही आवेश की उत्पत्ति। तो वह कंगा आवेशित किसके कारण हुआ था, बालों में घर्षण या बार बार रगड़ने से। तो घर्षण द्वारा आवेशन का, तो घर्षण द्वारा आवेशन में घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश क्षेत्र को घर्षण विद्युत कहते हैं। अर्थात जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिससे वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित। जिससे वस्तु आवेशित हो जाती है इसे घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। यानी घर्षण के कारण किसी 2 वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, घर्षण द्वारा आवेशन। जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, अब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है तो एक देगी दूसरी ग्रहण करेगी, तो अर्थात जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है वह वस्तु ऋणावेशित, तथा जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है, वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। जैसे एबोनॉइट की छड़ को ऊन के कपड़े से रगड़ने पर ऋणावेशित हो जाती है तथा ऊन का कपड़ा धनावेशित हो जाता है। इसका अर्थ है कि एबोनाइट की छड़ से ऊन के कपड़े पर रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ से इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, कहाँ से, ऊन के कपड़े से। तो ऊन के कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकले हैं और कहाँ आ गए, एबोनाइट की छड़ पर। एबोनाइट की छड़ पहले उदासीन थी और उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो गई तो ऋणावेशित, और कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो गई तो वह क्या कहलाती है, धनावेशित। ये था घर्षण द्वारा पहली विधि आवेशन की। दूसरी विधि है चालन स्पर्श द्वारा आवेश।
यानी चालन द्वारा आवेश, यानी स्पर्श द्वारा, यानी किसी वस्तु को छू के कर सकते हैं, क्योंकि आप उत्पन्न तो अपन कर नहीं सकते, एक ही वस्तु में आवेश उत्पन्न नहीं कर सकते। तो इसके लिए अपन को कोई ना कोई प्रक्रिया करेगी, वो अपने आप उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि आवेश न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, बल्कि स्थानांतरण होता है। तो यहाँ भी स्थानांतरण। और ऊपर वाले घर्षण में हमने देखा दो वस्तुओं को एक दूसरे से अपने रगड़ा था। अगर किसी वस्तु को आवेशित करना है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना या इलेक्ट्रॉन देना, और इलेक्ट्रॉन निकालना या देना ही आवेशन है, स्थानांतरण है, और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही आवेशन है। तो चालन द्वारा आवेशन दूसरा। तो चालन द्वारा आवेशन यानी जब किसी आवेशित चालक को, ध्यान से सुनो, जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित उदासीन चालक, यानी दोनों चालक हैं, एक तो अपना चालक है उदासीन है, दूसरा अपना चालक है वह आवेशित है। तो आवेशित चालक को किसी उदासीन चालक के संपर्क में लाते हैं तो दोनों चालकों पर आवेश समान प्रकृति का समान रूप से फैल जाता है, क्योंकि एक जो चालक है वो तो अपना उदासीन है, और दूसरा जो चालक है उस पर क्या है, आवेश है। और दूसरे चालक पर जो आवेश है वह आवेश उस अनावेशित चालक को आवेशित चालक के पास लाते हैं, तो पहले एक चालक पर उपस्थित आवेश दोनों पर समान रूप से वितरित हो जाता है, और समान रूप से वितरित होता है और समान प्रकृति का होता है। इसे स्पर्श द्वारा आवेशन कहते हैं। या जब दो संपर्क में स्थित वस्तुओं को, जब दो संपर्क में स्थित वस्तुओं में एक वस्तु से दूसरी वस्तु को सिद्ध आवेश देना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को सिद्ध आवेश स्थानांतरण को संपर्क द्वारा आवेशन या स्पर्श द्वारा आवेशन या चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। जैसे अपने पास दो वस्तु है, एक ए है और दूसरी बी है। बी वस्तु है वह उदासीन है, अनावेशित है, वह उस पर कोई आवेश नहीं है, अनावेशित है। ए वस्तु है वह अपनी क्या है, आवेशित है। ये ए वस्तु आवेशित है और बी वस्तु अनावेशित है। अब दोनों वस्तुओं को अपन क्या करते हैं, पास पास लाते हैं, दोनों वस्तुओं को अपने संपर्क में लेके आए, और क्या हुआ, आवेश दोनों पर समान रूप से फैल जाएगा, समान प्रकृति का। तो दोनों पर समान प्रकृति का फैल रहा है। देखो पहले ए वस्तु पर आवेश था कितना, 6 धनात्मक आवेश था, 6Q बोल सकते हैं इसको। अब दोनों में समान रूप से फैल गया, ए पे भी 3 बी पे भी 3। अब दोनों को फिर अलग अलग किया तो बी पे भी कितना +3 बच गया और ए पे भी कितना बच गया, +3। तो इससे अपन ये कह सकते हैं कि अपनी बी वस्तु जो अनावेशित वस्तु थी वो वस्तु अब क्या हो गई है, आवेशित हो गई है। उसके बाद अगली अपनी विधि है लास्ट, प्रेरण विधि। तीसरी विधि कौन सी है, प्रेरण विधि। प्रेरण का अर्थ है प्रेरित करना, जिसको अपन कहते हैं कि हमने इससे प्रेरणा ली है, मेरा वो प्रेरणा स्रोत है। तो इसी तरह से एक वस्तु दूसरी वस्तु के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करे, प्रेरणा की, एक वस्तु दूसरी की प्रेरणा से आवेशित हुए, प्रेरित होके हुए, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी प्रेरण आवेशन द्वारा आवेशन। जब किसी आवेशित वस्तु के पास कोई अनावेशित वस्तु लाते हैं, यानी आवेशित वस्तु है और उसके पास कोई अनावेशित वस्तु लेके आ रहे हैं, तो अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह, तो अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह कौन सी सतह, जो आवेशित वस्तु के पास है, अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह जो आवेशित वस्तु के पास स्थित है पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, और दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो दूर वाली पर विपरीत समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अपन जानते हैं समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल लगता है। तो समान प्रकृति के आवेश होंगे तो अपने पास जिस प्रकार के आवेशित वस्तु है वह क्या करेगी, अपने समान वाले आवेश को प्रतिकर्षित करेगी, वह दूर हो जाएगा तो वह दूसरी सतह पर चल जाएगा, और जो विपरीत प्रकृति का आवेश है उसको वह सतह अपनी ओर आकर्षित करेगी, तो वह आवेशित वस्तु के नज़दीक वाली सतह पर आ जाएगा।
इस तरह घटना को स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इस घटना जो अनावेशित वस्तु थी उसके अपन क्या पास नहीं लेके गए, सिर्फ इतनी दूरी रखी दोनों के मध्य कि एक दूसरे पर बल लग सके, एक दूसरे पर कुछ क्रिया हो सके, अनुक्रिया हो सके एक दूसरे के। जैसे ऊपर वाले में हमने क्या किया था, एक साल के वे अनावश्यक को संपर्क में लाया था। ऊपर देखो अभी भी चित्र दिखाई दे रहा है, पास पास रखा था। लेकिन इसमें क्या रख रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे, बीच में कुछ न कुछ जगह रहेगी। अर्थात इसमें प्रेरक वस्तु का आवेश नियत रहता है और प्रेरित वस्तु का आवेश का मान प्रेरक वस्तु के आवेश के मान के बराबर या इससे कम होता है। यानी प्रेरक वस्तु जो इससे वो प्रेरणा पा रही वस्तु, उस प्रेरणा जो प्रेरित वस्तु है उस पर जो आवेश उत्पन्न होगा, उस आवेश का मान जो आवेशित वस्तु थी उसके बराबर हो सकता है या उससे कम होगा, अधिक कभी नहीं होगा। और प्रकृति क्या रहेगी, विपरीत। जैसे अपन इसको चित्र से समझते हैं, अब चित्र से देखते हैं इसको। देखो अपने पास एक वस्तु है आवेशित, उसमें प्लस प्लस, दूसरी वस्तु है जो गोल गोले में दिखाई गई है। अब दूसरी वस्तु पे देखो 6 प्लस है और 6 माइनस, यानी अनावेशित है, कोई आवेश नहीं है, टोटल आवेश 0। 6 प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको अपन पास लेके आते हैं तो अनावेशित वस्तु, पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, परमाणु उदासीन क्यों होता है, और उसका आंसर क्या था कि परमाणु विद्युत उदासीन इसलिए होता है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश ऋणात्मक होता है, प्रोटॉनों पर आवेश धनात्मक होता है। दोनों का मान मैग्नीट्यूड समान होता है और आवेश एक अदिश राशि है, कुल आवेश 0। और न्यूट्रॉन जो विद्युत उदासीन होता है। तो ये अनावेशित वस्तु है, तो इसमें 6 प्लस है और 6 ही माइनस है। दूसरी आवेशित वस्तु उस पर 6 प्लस आवेश। तो इनको जब अपन पास लेके आते हैं तो ये प्लस वाली धातु क्या करेगी, विपरीत प्रकृति यानी दूसरी विजाति, माइनस को अपनी तरफ आकर्षित किया और प्लस को प्रतिकर्षित किया, तो प्लस दूसरी तरफ आ गई, माइनस। अब इस वस्तु को आपने क्या कर दिया, भूसंकृपित कर दिया। जो अनावेशित वस्तु इस पे 2 स्तर पर, पास वाले स्तर चालक के उसमें विपरीत प्रकृति का आवेश आ गया, विपरीत वाली थी जो दूर थी उस पर समान प्रकृति का आवेश आ गया, और समान प्रकृति वाले आवेश को हमने क्या कर दिया, ग्राउंडेड, भूसंक्रमित कर दिया दूसरे स्तर को। तो ये प्लस आवेश कहाँ चला गया, भूमि में, पृथ्वी में। तो अपनी वस्तु पर क्या बचा, माइनस आवेश, ऋण आवेश, और ये वस्तु क्या हो गई, आवेशित। देखो इसमें हमने इस वस्तु को पास लेके जरूर गए, लेकिन उसको संपर्क में नहीं किया, उसको स्पर्श नहीं किया, उसको छुआ नहीं वस्तु को, बस पास ले जाके नमूना दिखाया है। जिस तरह से अपन दिखाते हैं ना कि ये एक वस्तु है, उसको पास लेके नमूना दिखाया इस वस्तु को, इस नमूना दिखाने से ही ये प्रेरित हो गई, इसको प्रेरणा मिल गई। और इसका आवेश, इस प्रेरित आवेश से क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा या इससे कम होगा, लेकिन कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। दो एक समान द्रव्य एक ही धातु के गोले हैं। अपने पास 2 गोले हैं, एक ही धातु के बने हुए हैं, उनका समान द्रव्यमान है, समान त्रिज्या है। उनमें एक गोले को अपन प्लस क्यू आवेश देते हैं और दूसरे गोले को अपन माइनस क्यू आवेश देते हैं। तो इन आवेशन करने के बाद जो माइनस क्यू आवेशन वाले गोले का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इस गोले में ऋणात्मक आवेश हुआ, और ऋणात्मक आवेश का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसका अर्थ है इसके पास इलेक्ट्रॉन आया है, और इलेक्ट्रॉन आया है तो उसके पास उसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान बढ़ा है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, इतना द्रव्यमान बढ़ गया है। व्यवहारिक जीवन में अपन इसको महसूस नहीं कर सकते। जिस तरह से कंगे को अपने घर्षण किया था और उस पर आवेश आया था और अपन उसको महसूस नहीं कर पा रहे, क्यों, बहुत छोटी क्वांटिटी है ये, 9.1 × 10⁻31 कूलम। और प्लस क्यू आवेश वाले पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान उससे कम हुआ है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, कम। अब अपन इसको आवेशित तो किया, लेकिन आवेशित करने किस तरह से अपन को पता चले कि वस्तु आवेशित हुई है या नहीं हुई है।
तो इसको अपन पहचान कैसे करेंगे? तो उसका पहचान करने का एक ही तरीका है, वह प्रतिकर्षण, आकर्षण से नहीं प्रतिकर्षण से। अर्थात वेरी वेरी मोस्ट लाइन है, विद्युतीकरण की पहचान प्रतिकर्षण है, आकर्षण नहीं। क्योंकि आकर्षण तो एक आवेशित और अनावेशित वस्तुओं के मध्य भी लग सकता है, आवेशित आवेशित के मध्य भी लग सकता है। आवेशित जैसे एक प्लस क्यू आवेश है, दूसरी आवेशित माइनस क्यू है, विपरीत प्रकृति के, आकर्षण लग सकता है। एक प्लस क्यू आवेशित वस्तु है, दूसरी अनावेशित वस्तु है, इनमें भी आकर्षण लग सकता है। अब अनावेशित वस्तु थी, उस पर भी विद्युतीय है या नहीं, आवेश है या नहीं, क्या पता चले? आकर्षण से अपन आवेशन का पता नहीं कर सकते। इसके मुख्य पहचान क्या है? प्रतिकर्षण है। अब है इस आवेश का मापन किस तरह से करना है। तो आवेश का मापन करने के लिए एक उपकरण है, उस उपकरण को क्या कहते हैं? विद्युतदर्शी। तो किसी वस्तु को आपने कितना आवेश दिया, अब तक अपन क्या कर रहे थे? किसी वस्तु को आवेश दे रहे थे, कितना आवेश दिया, ये अपन जिस उपकरण की सहायता से याद करते हैं, उस उपकरण का नाम क्या है? विद्युतदर्शी। वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का ससूचन एवं मापन करने के काम आता है, विद्युतदर्शी कहलाता है। अर्थात वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर कितना आवेश है, आवेश की मात्रा और आवेश का मापन और आवेश की प्रकृति आदि मापने में काम आता है, उस उपकरण को क्या कहते हैं? विद्युतदर्शी। देखो इसमें एक चित्र दिखाया गया है विद्युतदर्शी का। विद्युतदर्शी में एक कोर्क होता है जो मुँह पे लगा हुआ बंद होता है। इसमें एक धात्विक छड़ होती है, धात्विक छड़ के नीचे श्रवण पत्थर यानी सोने के 2 पत्तियां लगी होती हैं छोटी छोटी, और इसका बाहरी जो सतह है उसको भूस संक्रपित किया होता है। इस उपकरण में श्रवण की पत्तियां लगी होती हैं तथा सिरे पर धातु की एक डिस्क लगी होती है। जब किसी आवेशित वस्तु को इस डिस्क के संपर्क में लाते हैं तो आवेशन श्रवण पत्तियों पर स्थानांतरण हो जाता है। कोई वस्तु आवेशित है, उसको कहाँ लेके आते हैं? इस डिस्क के पास, ऊपर जो कॉर्क लगी होती है, और इस डिस्क के पास लेके आते हैं तो आवेश कहाँ चला जाता है? धात्विक छड़ जो इसके अंदर देखो आपको दिखाई दे रही है, धात्विक छड़ पर स्थानांतरण हो जाता है और प्रतिकर्षण बल के कारण पत्तियां फैल जाती हैं। और पत्तियां कितनी फैलेगी ये निर्भर करेगा कि जो आवेशित वस्तु है उस पर आवेश की मात्रा कितनी है। यदि आवेशित वस्तु का आवेश विद्युतदर्शी के आवेश के समान प्रकृति का है तो पत्तियां और अधिक फैल जाएगी, और विपरीत प्रकृति का है तो श्रवण की जो पत्तियां हैं उनके बीच की दूरी कम हो जाएगी। अर्थात यह इन श्रवण पत्तियों की फैलाव पर निर्भर करता है, और फैलाव पर निर्भर आवेश की मात्रा पर करेगा। अगर विपरीत प्रकृति का है तो फैलाव ज़्यादा होगा, और जैसा समान प्रकृति का, जैसा धात्विक छड़ पर आवेश है वैसा ही अगर आवेशित चालक पर आवेश है तो उनके बीच की जो पत्तियां होगी उनके बीच की जो दूरी होगी वह कम हो जाएगी। तो यह था अपना विद्युतदर्शी। कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर? आप ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और आगे वीडियो पाने के लिए अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और पास में जो घंटी है उसको ज़रूर दबाइए। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।